अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस समय अगर हम राहुल गांधी जी के साथ नहीं खड़े होते हैं तो ये समाज और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। जो लोग नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हैं या तो वो नादान है या बदमाश है। एक किताब में पढ़ रहा था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1982 तक 20 लाख SC/ST सरकारी कर्मचारी हो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य की एक शानदार उपलब्धि थी। खास तौर से मैं दलित पर्सपेक्टिव में कहूं तो पूरा जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है वो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद और 90 तक ले लीजिए, इसी में दलित मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारे जैसे लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर भारत का 40 साल का इतिहास पहला देखिए, भारत उस समय गरीब था, लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबने स्टेट सोशलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया। अगर वो स्टेट सोशलिज्म नहीं होता तो हमारे जैसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए नहीं होते। संसद से लेकर सड़क तक आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, तो वो ताकत पूरे देश में बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि अनेकों लोग जो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे थे, चाहे भीम आर्मी में, आजाद समाज पार्टी में, बसपा में, वामसेट में, वो बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारी टीम के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये इस बात पे और इंगित करता है, इशारा करता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है। ऐसी स्थिति में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि अब घर बैठने की बात नहीं है, अब हमें राहुल जी का इस पॉलिटिकल मुहिम में साथ देना होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए आज हमारे जो 3 साथी हैं जो दशकों तक सोशल एक्टिविज्म में रहे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमारे कांग्रेस परिवार को और मजबूती देने के लिए 3 महत्वपूर्ण तो बहुत हल्का शब्द है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 3 साथी हमारे शामिल हो रहे हैं। मैं हमारे सहयोगी अनिल जय हिंद यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं, और तीनों साथी, जो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो परिचय का मुद्दा, जो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अनिल जय हिंद यादव जी इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाकर हमारे नए साथियों का परिचय। अच्छा, थैंक यू पवन जी। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, जय हिंद। आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में 3 अति महत्वपूर्ण, जैसा कि पवन जी ने बताया, व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे सबसे लेफ्ट में है सरदार इंद्रजीत जी। आप जो हैं पंजाब से हैं और आपके जो ग्रैंडफादर थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ज्ञानी जैल सिंह जी। आप उनके ग्रैंडसन हैं और लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई में लगे हुए हैं। अभी इन्होंने पटना में एक अति पिछड़ा सम्मेलन किया जिसमें विश्वकर्मा समाज के कई जो अति पिछड़ी जातियों के करीब 25-30 हज़ार लोगों की एक सभा की, और लगातार पूरे देश में ये OBC समाज के जागरण के लिए, उनको एकीकरण के लिए लगे रहते हैं। मेरे साथ मेरे लेफ्ट में प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर रतनलाल लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई, दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे और जो इस देश में फिरका परस्ती है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकों के लेखक रहे हैं, अनुवाद किया है और ये अपने बारे में डिटेल में बताएंगे। और मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर रविकांत है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। इनको भी आप अक्सर देखते हैं टेलीविज़न पे, जब कोई दलित मुद्दा आता है या जो सामाजिक न्याय का मुद्दा आता है
तो बड़े बड़े चैनल इनको बुलाते हैं। आप भी प्रोफेसर भी हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं, लेख भी लिखते रहते हैं, तो अपनी डिटेल में बताएंगे। लेकिन मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ आज के इस मौके पे कि हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी। और उस समय कोई ऐसा नहीं था कि जब अंग्रेज से लड़ रहे थे 1885 से कांग्रेस शुरू हुई तो ऐसा नहीं था कि मंत्री बनना है, एमपी बनना है या कोई पावर हाथ में आएगी। सिर्फ कुर्बानी थी। कांग्रेस के लोग जेल में जाते थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में और कुर्बानियां देते थे और देश आज़ाद हुआ। उससे पहले 31 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि ये देश जब भी आज़ाद होगा इस देश में सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। तो जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो कराची में हमने प्रस्ताव पास किया था, तो ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहिए। और फिर आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन महात्मा गांधी जी के निर्देश पे नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो लॉ मिनिस्टर बने और देश का बहुत अच्छा संविधान उन्होंने बनाया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को सौंपा, 2 महीने बाद लागू हुआ। उसकी पूर्व संध्या पे 25 नवंबर को बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी इस देश में संविधान लागू हो जाएगा और 1 मैन 1 वोट हो जाएगा, 1 वोट इक्वल वैल्यू, यानी सभी लोग पॉलिटिकली इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक इस देश में सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक ये देश मजबूत बनेगा नहीं। तो उसके लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। और आपने देखा पिछले 70 साल में कांग्रेस लगातार सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़ती रही और खासतौर पे हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जिस तरह से कास्ट सेंसस और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ना, जितनी आबादी उतना हक, लगातार लड़ रहे थे। और इस लड़ाई के चलते चलते अचानक आपने देखा कि ये जो हुकूमत है, जो मनुवादी सरकार है, उसने किस तरह से हमारे जो गरीब दलित पिछड़ों के वोट के ऊपर अटैक किया। और बिहार में ये जो आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू टाइप का जो एक मुहिम शुरू किया, तो वो तो जो बाबा साहब ने कहा था कि 1 वोट इक्वल वैल्यू, वो भी एक तरह से दलित पिछड़ों की आज छीनने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वो कहते हैं ना कि तारीख की नज़रों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज उस नाजुक दौर से हमारा देश गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि अब घर बैठने की बात नहीं है, अब हमें राहुल जी का इस पॉलिटिकल मुहिम में साथ देना होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए आज हमारे जो 3 साथी हैं जो दशकों तक सोशल एक्टिविज्म में रहे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं ताकि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है, जो एक तरह से दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें दलित पिछड़ों का जो हजारों साल से गुलाम रहे और हजारों साल की गुलामी के बाद बाबा साहब ने 1 वोट इक्वलिटी दी, वो छीनने की आज नौबत आ चुकी है। तो इस स्थिति में हमारे ये साथी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अपने साथी गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में थोड़ा बात करें। नमस्कार साथियों, सभी को जय भीम। आज बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो बहुत फोन आ रहे हैं पूरे देश के कोने कोने से कि जो सामाजिक न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की लड़ाई जो हम लोग वर्षों से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में
वर्षों तक हमारे साथ पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन में साथ रहे, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, या जितने भी सामाजिक न्याय के आंदोलन, चाहे वो वोट चोरी के खिलाफ, EVM के खिलाफ जो लंबा हमने संघर्ष हम लोगों ने किया पूरी टीम के माध्यम से, तो उनमें से हमारे महत्वपूर्ण साथी जो हिंदू कॉलेज के अंदर इतिहास के प्रोफेसर हैं रतन लाल जी, वो आज हमारे साथ इस सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में, जिसका नेतृत्व तो आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं आदरणीय रतन लाल जी का स्वागत करता हूँ कांग्रेस के अंदर। और दूसरे प्रोफेसर रविकांत जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि वो भी हमारे साथ पूरे देश के इस आंदोलनों में लगातार शामिल रहे हैं, लेकिन सामाजिक तरीके से रहे। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई न्याय योद्धा राहुल गांधी लड़ी रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, तो फिर अलग होके क्या लड़ना, क्यों ना मिलके साथ लड़ा जाए। इसी सिद्धांत के तहत प्रोफेसर रविकांत जी आज हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए। मैं प्रोफेसर रविकांत जी का भी स्वागत करता हूं। और इंद्रजीत जी मेरे पुराने साथी हैं, हम लोग सामाजिक न्याय में कई मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा हुई है। वो भी आज, ये महत्वपूर्ण नहीं है वो किस परिवार से हैं, तो बेशक ज्ञानी जैल सिंह जी के पोते हों, लेकिन वो सामाजिक न्याय के मुद्दों पे हमारे साथ रहे हैं, वो भी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये एक सामाजिक न्याय का आंदोलन संसद से लेकर सड़क तक आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, तो वो ताकत पूरे देश में बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि अनेकों लोग जो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे थे, चाहे भीम आर्मी में, आजाद समाज पार्टी में, बसपा में, वामसेप में, वो बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारी टीम के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये इस बात पे और इंगित करता है, इशारा करता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनको कुछ अपने लिए चाहिए नहीं, वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। सामाजिक न्याय के योद्धा पूरे देश के अंदर आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो मैं अपने तीनों साथियों का आज स्वागत करता हूं पार्टी में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का शुक्रिया, पवन जी, अनिल जी और गौतम साहब। बहुत दिनों से अनिल जी कह रहे थे, वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूँ लेकिन आज बहुत शॉर्ट बोलूँगा, तो 1 घंटा बोलने की आदत है। तो अनिल जी, गौतम साहब कह रहे थे बहुत दिनों से कि यू शुड ज्वाइन कांग्रेस, कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। और मैं कहता रहा कि कांग्रेस को एक आंदोलनकारी पार्टी बनने दीजिए। जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो बहुत लोग चिपकते हैं, लेकिन आंदोलन के समय बहुत लोग फिर दूसरे सत्ता की ओर भाग जाते हैं। तो आंदोलनकारी पार्टी बनने दीजिए। हम लोग तो जो 10 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास बता रहे हैं, और इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बाबा साहब ने 1947 में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी, और नेहरू जी भी सोशलिस्ट थे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था स्टेट सोशलिज्म का, और आप यकीन मानिए, अगर भारत का 40 साल का इतिहास पहला देखिए, भारत उस समय गरीब था, लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबने स्टेट सोशलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया। अगर वो स्टेट सोशलिज्म नहीं होता तो हमारे जैसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए नहीं होते। पाकिस्तान उधर फौज और सेना बंदूक खरीद रहा था, बना रहा था, लेकिन नेहरू जी यहां पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। एम्स, यूनिवर्सिटीज, स्टील प्लांट्स, माइनिंग कॉलेज तमाम बना रहे थे। फ्री एजुकेशन, और खास तौर से मैं दलित पर्सपेक्टिव में कहूं तो पूरा जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है, वो आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद और 90 तक ले लीजिए,
इसी में दलित मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारे जैसे लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और ये कैसे हुआ? एक किताब में पढ़ रहा था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1982 तक 20 लाख SC ST सरकारी कर्मचारी हो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य की एक शानदार उपलब्धि थी। और गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी, सबको दी। सवर्ण भी बढ़े, पिछड़े भी बढ़े, दलित भी पढ़े, वजीफा मिलता था स्कूल में, ब्लॉक में, गांव में जो लोग पढ़ते होंगे याद होगा, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप। आप याद कीजिए 70 का दशक, अखबार में एडवर्टीजमेंट निकालकर बुलाया जाता था कि आइए IIT में एडमिशन होगा, मेडिकल में एडमिशन होगा। तो ये सब हुआ। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कौन कहता है कुछ नहीं हुआ? 70 साल में और 40 साल के शुरुआत में जो हुआ उसी को आप बेच के खा रहे हैं। फ्री में एजुकेशन मिला, नौकरी मिली, पेंशन मिला, इंदिरा जी ने पेंशन मिला। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो सबसे पहले पेंशन छीन ली, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाया। क्यों? आरक्षण खत्म करने के लिए। अब मोदी जी आए तो रफ्तार दे दिए। इवन मनमोहन जी के शासनकाल में भी पब्लिक सेक्टर यूनिट बने हैं, कोई गूगल करके देख सकता है। और यहां एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बना है, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना है। तो गरीब भारत ने हमें जो दिया था, सबको दिया था, वो अमीर भारत 5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा, RSS, संघ परिवार छीन रहा है। वोट चोरी हो रही है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया, राहुल जी को 6 महीने लगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस करने में, और बीजेपी के MP को एक ही दिन में 4 लोकसभा का मिल गया। जब संवैधानिक संस्थाओं का हरण हो रहा, बेईमानी, वोट की चोरी, डकैती हो रही, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट को तबाह किया जा रहा, तो वैसे में किसी भी चिंतनशील व्यक्ति के लिए यह जरूरी है, जो भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य से प्यार करता है, उसमें उसका विश्वास है, जरूरी है उसके लिए कि वो कांग्रेस के साथ है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। और इसलिए देखिए, विश्वविद्यालय क्या होते हैं? ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। मोदी जी की सरकार ने विश्वविद्यालयों को किला बना दिया है। आप किसी कॉलेज में घुस नहीं सकते, यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मुझे याद है कि जुबली हॉल माल रोड से लेकर कमला नगर तक DC ऑफिस के सामने पैदल घूमते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज किसी कॉलेज के गेट के अंदर घुस के दिखा दीजिए, स्टूडेंट भी नहीं जा सकता है, टीचर भी नहीं जा सकता है। तब विश्व गुरु ये बना रहे हैं कि विश्व गुरु बना रहे हैं, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहा। क्या जब पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, जब फ्री एजुकेशन मिला, जब फ्री नौकरियां मिली, पेंशन मिला, तो क्या इसका लाभ ब्राह्मण को नहीं हुआ? आज पेंशन गया तो किसका गया? सबका गया ना। सबसे ज्यादा नौकरी में कौन थे? OBC के कार्ड खेलते हैं मोदी जी। अरे इसी अर्जुन सिंह ने तो कम से कम मंडल 2 लगा दिया एजुकेशन में। इसको मैं क्रांति मानता हूं। अर्जुन सिंह जी ने, उस समय में मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव मंडल साहब लगातार मंडल 2 लाया। एक कोई कमीशन, एक कमेटी मोदी जी बैठाए हो OBC के कल्याण के लिए, छोड़िए बाकी का, OBC के ही कल्याण के लिए, तो मुझे बता दें। एट्रोसिटीज बढ़ रहा है। आप RTI जो लगा था, RTI डिफंक्ट कर दिया गया। आप RTI लगाते रहो, कोई जवाब ही नहीं देगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक RTI के सवाल को लेकर केस लड़ रहा हूं, मुकदमा। तो जो सारे संस्थाएं ध्वस्त हो रही हो, उस समय देश की जनता के सामने क्या विकल्प है? आज मैं टीचर हूं, प्रोफेसर पढ़ाता हूं। क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में IIM में पढ़ा सकता हूं अपने बेटे को? नहीं पढ़ा सकता। मेरे पास रोज कई फोन आते हैं कि हमारे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। भाई, बच्चा का विदेश में एडमिशन हो गया, यहाँ फेलोशिप गायब है। SC ST के लिए 2.5 लाख रुपए का सीलिंग लगा हुआ है। क्लास 4 का एम्प्लॉय भी 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है। तो ये सवाल सर्व समाज का है।
हमने कुछ आरएसएस के हमारे मित्र हैं, मैंने पूछा कि आप नशा चढ़ा हुआ था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप ऊपर सिंहासन पे बैठेंगे और हम आपके नीचे बैठेंगे, यही सोचे थे ना। तो आपको क्या मिल रहा है? क्या सुलभ इंटरनेशनल में ब्राह्मण लोग काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। सारे के रोजगार के अवसर, सारे के बच्चे के पढ़ने के अवसर खत्म हो रहे हैं। बाबा साहब जब साउथ बोरो कमेटी और साइमन कमीशन के सामने आए थे, उन्होंने मेमोरेंडम दिया था कि पागल को छोड़कर बाकी सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। कितने संघर्ष से यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज, वयस्क मताधिकार प्राप्त किया गया था, और ईवीएम से लेकर वोट चोरी, वोट डकैती तक सब खत्म हो रहा है। तो अब तो हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिक जब आह्वान नहीं करेंगे, जब आंदोलन नहीं करेंगे, तो आपका बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सारे पूरे समाज को अनपढ़, निरक्षर, मजदूर। एक एग्जाम्पल देकर मैं खत्म करूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं, 28 साल से पढ़ा रहा हूं। एडहॉक, पहले हमारे यहां एडहॉक सिस्टम था। एडहॉक मतलब अगर मैं छुट्टी पे 2 साल के लिए जाऊं तो मेरे जगह जो टीचर आएगा उसको फुल सैलरी मिलेगी। तो अभी के हिसाब से मान लीजिए 1,15,20,000 रुपए एक टीचर को मिलेगा। इस सरकार ने एडहॉक सिस्टम खत्म कर दिया और अब गेस्ट मतलब वेतन भोगी से दिहाड़ी मजदूर बना दिया, डेली वेजर। हर दिन का 1500 कमाइए, अब मैक्सिमम 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या किसी एक समुदाय पर लागू है? ये सभी समुदाय पर लागू है। इसलिए मैं सर्व समाज को कह रहा हूं कि जो ये संघ परिवार जिसने हमला कर दिया है पूरा भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर, मुस्लिम तो आपको दिखा रहा है, लेकिन मुस्लिम निशाना नहीं है। मुस्लिम को रिजर्वेशन सुविधाएं नहीं मिली। असल निशाना आपका आरक्षण, एजुकेशन, जॉब, पेंशन सब खत्म करना है। तो जो अभी मिडिल क्लास बना था, एक जनरेशन बाद सब दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सोशल जस्टिस के साथ सेकुलरिज्म साथ चलना चाहिए, और हम सेकुलर सोशल जस्टिस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में मैं बिलीव करता हूं पर्सनली। और मुझे अब विश्वास हो चला है, 10, 20 साल, 30 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति हमने बनाया था, अनिल जी कन्वीनर थे। ऐसी रोस्टर के सवाल पे हमने भारत सरकार को झुकाया था 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पर। तो इसलिए जो भी भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य और साइंटिफिक टेम्परामेंट, सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, वैसे देश के सारे लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि सरकार और संघ परिवार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू करें। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का कि वो हमारी लड़ाई को नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मेरी पढ़ाई लिखाई तो जेएनयू की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, लेकिन मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से, उस ज़िले से जहाँ सबसे गरीबी और बदहाली है, जालौन से। लेकिन मेरा एक रिश्ता कांग्रेस पार्टी से है, और मुझे लगता है इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का है। जो आज सत्ता में है उनका भी रिश्ता रहा है इस पार्टी से। मेरा रिश्ता इसी मेरे पुरखों का, मेरे दादा ग्रैंडफादर अंग्रेजी हुकूमत में रसोइया थे। नेहरू जी की खबर उनको मिली कि वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो उनको देखने के लिए गए, उनका पैर छुआ और वापस आ गए। जब ये खबर मिली तो मेरे दादा को अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी, घर वापस चले गए। ये वो बहुत पुराना रिश्ता जिसको मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग बताते हैं। आज मैं उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ
गांधी जी ने अफ्रीका से वापस आकर के कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। मुझे लगता है कि आज आरएसएस का उपनिवेश इस देश में चल रहा है और जरूरत है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने की। जैसे गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में तमाम विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने, वकीलों ने अपने पेशे छोड़े, स्कूल छोड़े, नौकरियां छोड़े। मुझे गर्व इस बात का है कि हम जिस कांग्रेस की हुकूमत में नौकरी में आए, रिजर्वेशन के जरिए पढ़ाई लिखाई की, अगर इस हिंदुत्व के, आरएसएस के उपनिवेश के खिलाफ अगर हमें उस नौकरी की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। मुझे आज गर्व की अनुभूति है उस कांग्रेस के साथ जुड़ने में जिसे गांधी जी ने अपने पसीने से सींचा था, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे मूल्य दिए और अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश की आत्मा को बचाया। मुझे गर्व हो रहा है उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से जिसे पूर्ण स्वराज का सपना आदरणीय नेहरू जी ने दिया, श्रद्धेय नेहरू जी ने दिया। और वो शख्स जो आजादी के लिए जेल में 9 साल से ज्यादा रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखते हैं जिसमें भारतीयता को परिभाषित किया गया। क्या है भारत माता, ये नेहरू जी ने बताया। और आजादी के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के लिए जो उन्होंने काम किया, और काम ही नहीं किया। जो लोग नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हैं या तो वो नादान है या बदमाश है, वो दोनों ही हैं। क्योंकि नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के लिए दान कर दी और अपने आखिरी समय के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर की मिट्टी को इस देश की नदियों में, इस देश की प्रकृति में मिला दिया जाए। उन नेहरू का मजाक उड़ाए बिना इस देश के प्रधानमंत्री की राजनीति नहीं चलती। और इसीलिए मैं अत्यंत गौरवान्वित हूं इस कांग्रेस पार्टी से जुड़कर। मैं आज भावुक भी हूं उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर के जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता बनाया। वो डॉक्टर अंबेडकर जो लगातार इसी कांग्रेस के खिलाफ सामाजिक न्याय का आंदोलन, दलितों की आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी के मशवरे पर नेहरू जी और पटेल साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में न सिर्फ लेकर के आए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया। और जिस भाषण की जिक्र किया था डॉक्टर अनिल जैन साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आना था संविधान सभा में, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत भावुक हो रहा हूं कि बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री बने, उस देश में जहां मनुस्मृति के आधार पर 1000 साल तक शासन व्यवस्था चलती रही और दलितों का उत्पीड़न होता रहा। उसी दलित समाज से बाबा साहब निकल करके इस देश के संविधान की रचना करते हैं। और मैं आज के संदर्भ में बात करूं, आज जब इस देश के संविधान को ही खत्म करने की मुनादी की जा रही है, घोषित तौर पर मनुस्मृति लागू करेंगे, ये बात हुई 24 के पहले, जब इस देश में वो बुनियादी राइट, वोटिंग राइट, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है, सांप्रदायिक नफरत इस कदर पैदा की जा रही है, समाज को जोड़ने की साजिश रची जा रही है, उस समय इस देश में एक शख्स गांधी जी के रास्ते, बाबा साहब और नेहरू जी के सपनों को साकार करने के लिए निकल पड़ा है। और जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे लगा कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस समय अगर हम राहुल गांधी जी के साथ नहीं खड़े होते हैं
तो ये समाज और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और इसलिए हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले, हम लोग चाहते हैं कि हम पढ़ने लिखने का मौका मिले, हम नहीं चाहते थे, सच बात है। लेकिन आज अपरिहार्य हो गया है। और जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने कहा कि समाज को आगे आकर के प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कांग्रेस के साथ जुड़ करके या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो असली लड़ाई है आजादी की, सामाजिक आजादी, राजनीतिक आजादी की लड़ाई तो 47 में जीत ली गई, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस आरएसएस के उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होकर के, एक साथ होकर के आना पड़ेगा। और मैं अपने उस समाज को भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के नैतिक प्रतिबद्धताओं के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। उस समाज के हितों और अधिकारों के लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है, मैं फिर दोहराऊंगा कि बाबा साहब के नैतिक आदर्शों पर चल करके मैं अपने समाज के हितों और अधिकारों के लिए इस पार्टी के साथ जुड़ करके, इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ करके, राहुल गांधी जी के साथ जुड़ करके, खड़गे जी के साथ जुड़ करके इस देश में सामाजिक आजादी के सपने को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा जी आपका, डॉक्टर अनिल जैन साहब आपका, गौतम जी आपका और आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।